नमस्कार दोस्तों, एक लंबे इंतज़ार के बाद नर्सिंग की पोस्ट पर विज्ञप्ति निकाल दी गई है 20 नवंबर 2023 को रात्रि के समय। और इन विज्ञप्तियों की डेट रखी गई है 1 दिसंबर 2023 से। आप ऑनलाइन आपके लिए लिंक ओपन हो जाएगा और जो रहेगा 31 दिसंबर 2023 की शाम 5 बजे तक। इसका पेमेंट का मोड भी 31 दिसंबर 2023 तक ही है। उसकी शाम 5 बजे तक आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक डिटेल बात करें विज्ञप्ति की, तो विज्ञप्ति में 31 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसका ग्रेड पे लेवल 7 जो कि 44,900 से 1,42,400 है, जो कि पुराने 4600 ग्रेड पे को इस लेवल के साथ रखा गया है। SC कैटेगरी में इसमें 6 पोस्ट हैं और SC ST कैटेगरी में 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग 5 पोस्ट हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3 अनारक्षित 16 पोस्ट, जो कि कुल मिलाकर 31 पोस्ट बनती हैं। और अगर जहाँ तक रिजर्वेशन की बात कर लें तो आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन रखा गया है। इसकी डिटेल अगर हम ग्रेड पे लेवल 7 की बात करें, 44,900, 1,42,400, जो कि अगला प्रमोशन लेवल होता है 4800। पद का स्वरूप अराजपत्रित यानी कि नॉन गेजेटेड पोस्ट है। अंशदायी पेंशन युक्त यानी कि NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है वो इस पोस्ट पर सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलती है। यहाँ तक जहाँ तक बात करें, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है और जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन जिसे बोला जाता है अधिमानी अर्हता, वो रखी गई है MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ 1 वर्ष का अनुभव। अब ये अनुभव क्या आपको गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का है, ये डिटेल विज्ञप्ति में हम आगे डिस्कस करेंगे। अधिमानी अर्हता जो कि हमेशा सभी उत्तराखंड की विज्ञप्तियों में रहती है कि 2 वर्ष की प्रादेशिक सेवा में यदि आपने न्यूनतम सेवा दी है तो आपको अधिमानी अर्हता मिलती है। और इसी तरीके से NCC का B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट होने पर भी आपको वेटेज मिलता है कंपेरेटिव टू अदर कैंडिडेट्स। ये NUID कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना, स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यदि यह आपके पास नहीं होता है तो उस केस में आपकी विज्ञप्ति, आपके द्वारा भेजे गए फॉर्म को इग्नोर किया जा सकता है, नेगलेक्ट किया जा सकता है। आयु इसमें रखी गई है 1 जुलाई 2023 को आयु कैलकुलेट की जाएगी और इस दिन आपकी आयु जो है 22 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 42 ईयर्स यानी 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि SC और ST के कैंडिडेट्स को जो हमारे उत्तराखंड के पुराने जियो आयु में जो छूट मिलती है उसके हिसाब से अधिकतम जो छूट के नियम हैं उनके निर्दिष्ट के अनुसार ही उन्हें छूट दी जाएगी, जिसका कि इन्होंने अच्छे से 21 मई 2005 के जियो और दिव्यांगजनों के लिए जो छूट की समय सीमा है 10 वर्ष, वो सभी कैटेगरीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं। अनिवार्य और वांछित अर्हता में वो बताते हैं कि समूह की सीधी भर्ती के पदों पर जब आप आवेदन करते हैं तो आपके लिए अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से उत्तीर्ण हो। यदि सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय स्वायत्त शासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित, यानी इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के निवासियों के अतिरिक्त जिनके माता पिता या जिनके हस्बैंड या स्पाउस वाइफ उत्तराखंड के इन पदों पर जिन पे कि ट्रांसफ़र्स अलाउड नहीं है, ऐसे सेंट्रल और सेमी अर्धसैनिक बलों पर जिनके पे कार्यरत हैं माता पिता, उनके बच्चे भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व में नर्सिंग में निकली विज्ञप्तियों में ये काफ़ी जो बात रही थी चिंता की और जिस पर विवाद भी उठा था कि बाहर के राज्य के बच्चे किस तरह से इस विज्ञप्ति में अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये कंडीशन उन्होंने क्लियर कर दी। अगर ये कोई कंडीशन ऊपर की फुलफ़िल करते हैं तो वो लोग भी इन विज्ञप्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आप किसी गवर्नमेंट संस्था से जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं, तो आपके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ये NOC की कंडीशन कंपलसरी है, क्योंकि आगे भी यदि आप नहीं अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो NPS का आपका ID पैन नंबर आपको अलॉटेड होता है वही आगे कैरी फॉरवर्ड होता है और इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो लॉन्गिट्यूडनल और
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए उन्होंने बताया है, उत्तराखंड की महिला हो उसको दिए है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित या उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों या उनके अनाथ बच्चों, दिव्यांगजनों के लिए उत्तराखंड का रिजर्वेशन आपको एप्लीकेबल होगा। साथ ही बात करें कि आपके पास जो ये आप इन कैटेगरीज़ में अगर रिजर्वेशन लेते हैं तो आपके पास एक सक्षम अधिकारी के जो है प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही इन्होंने आपको शासनादेश में बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जारी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आपने पूर्व में यदि बनाया था अपना EWS का सर्टिफिकेट, तो EWS का सर्टिफिकेट क्योंकि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और वो वैलिड सर्टिफिकेट अगर आपका है तो ही आपको EWS कैटेगरी में रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर नहीं है तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए। 2022-23 की आय के आधार पर ये जारी किया जाता है। ये तो अंडरस्टूड है कि पिछले वर्ष की जो आपकी आय रहेगी उसके आधार पर नए वित्त वर्ष का आपको जारी किया जाता है। बाकी अनाथ बच्चों और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं आप इसमें देख सकते हैं विज्ञप्ति में। ये आपको जिलाधिकारी लेवल पर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और इस पर आपको हॉरिजॉन्टल 5% का जो है रिजर्वेशन अलाउड होता है। ये पूरी कैटेगरीज और ये कंडीशंस आपको इसमें समझाई गई हैं। इसमें हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि विज्ञप्ति के जो मुख्य बिंदु है जिन पर हर कैंडिडेट जानना चाहता है वो चीज़ हम आपको बताते चलें कि इन विज्ञप्तियों में जो बाकी डिटेल्स हैं वो कुछ कॉमन डिटेल्स जिस पे आपको होना चाहिए कि आपके पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके लिए जब आप अपीयर होते हैं तो उस समय चाहिए पड़ेगा, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए, शारीरिक स्वस्थता के बारे में आपको बताया गया है। मेन बात कर लेते हैं कि परीक्षा का चयन किस तरीके से होगा, क्योंकि पूर्व में जो निकली हुई विज्ञप्तियाँ थी जो कि राज्य सरकार के अधीन निकली गई थी उसमें मेरिट बेसिस पर था। इससे पिछली विज्ञप्ति में भी जो था मेरिट बेसिस पर था। यहाँ ये जो ट्यूटर की पोस्ट हैं वह चयन प्रक्रिया के लिए 200 अंकों की होगी परीक्षा, और इस लिखित परीक्षा में 195 अंक जो होंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और वो 1 नंबर के होंगे, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र संबंधित विषय से फर्स्ट पेपर जो आपका आएगा वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड आएगा और सेकंड पेपर जो आएगा वो जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी से होंगे, ताकि ये चेक किया जा सके क्योंकि उत्तराखंड की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है कि आप उसमें कार्य करने में कुशल हैं या नहीं हैं, और आप सामान्य एक ट्यूटर की पोस्ट पे, नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट के लिए बेसिक अवेयरनेस रखते हैं या नहीं। और इसके जो आपको बुकलेट में लिया जाएगा, लिखित परीक्षा हेतु कुल 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आपको प्रथम प्रश्न के 100 अंक के बारे में बताया गया है कि जिसमें निम्न विषय होंगे। आपको बताया है कि क्या आएगा, आपका जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा उसमें 25 प्रश्न होंगे जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एवं नर्सिंग एजुकेशन एवं नर्सिंग रिसर्च से संबंधित 25 प्रश्न होंगे। मेडिकल, सर्जिकल, OBG, पीडियाट्रिक, साइकेट्री और ये जो डिटेल्स दी हैं इन सब पर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल ये आपका 100 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट रहेगा 95 मार्क्स का जिसमें जनरल हिंदी और सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड के भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल आदि से संबंधित रहेगा। ट्यूटर पद की नियमावली आपको बताई गई है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ष का आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, कार्य अनुभव, वो 1/4 अंक, आधा अंक निर्धारित किया जाएगा। यदि आप अधिकतम 10 वर्ष की सेवा करते हैं, क्योंकि उससे अधिक नहीं होगा, अधिकतम 10 वर्ष की सेवा पर आपको 5 अंक का वेटेज इसमें दिया जाएगा। यदि KSC, BSc नर्सिंग या पोस्ट नर्सिंग वाले बच्चे के पास डिग्री, अभ्यर्थी के पास 1 वर्ष का क्लिनिकल अध्यापन का कार्य का अनुभव नहीं है और वह प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करता है और उसके बाद वह मेरिट में अगर आ जाता है और उसका नाम, तो ऐसे इस अभ्यर्थी को वो सीधे ही क्या डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उन्होंने उसमें ये चीज़ क्वालीफाई कर दी है। अनुभव, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित करने के उपरांत आपकी डिग्री जब आपको मिल चुकी है उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी कंसीडर किया जाएगा, उससे पहले का एक्सपीरियंस यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी इन्होंने इसमें क्लियर की गई है। लिखित परीक्षा में आपको कार्बन कॉपी दी जाएगी ताकि ट्रिपलेट का मतलब कि मेन कॉपी के साथ साथ नीचे से एक ऑफिस कॉपी और एक कैंडिडेट कॉपी उसमें अलॉटेड होगी। आप एग्ज़ाम के बाद अपनी
ट्रिपलेट कॉपी में से जो कैंडिडेट कॉपी है वो आप घर ले जा सकते हैं, ताकि आपके अंदर कोई डाउट हो तो जब भी आपकी आंसर की रिलीज़ हो तो आप आंसर की में देख सकेंगे कि किस तरीके से आपके मार्क्स रहे। लिखित परीक्षा 2 जगह सेंटर्स रखे गए हैं, देहरादून, हल्द्वानी, तथा अभ्यर्थी की संख्या अगर बहुत ज़्यादा अधिक भी हो जाती है तो श्रीनगर में भी इसको रखा जा सकता है, बट अभी हल्द्वानी और देहरादून 2 सेंटर्स तो कंफर्म आपके लिए रखे गए हैं। लिखित परीक्षा के उपरांत जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो आपके पास अंतिम रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने सारे आपके जो भी कंडीशंस रखी गई हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आपको उनका वेटेज और सारी चीज़ें मिल पाएंगी, जैसे कि SC ST सर्टिफिकेट, आपके पास दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट, आपके पास कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं कि बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सी कैटेगरी को किससे डिनोट किया गया है, तो ये आपके लिए उतना जानना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये चीज़ क्लियर है कर लें आप सभी की जनरल, OBC और EWS के बच्चों को मिनिमम पासिंग मार्क्स 45% लाना ज़रूरी है। इसके नीचे मेरिट कितनी भी नीचे जाए, अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं काउंट किया जाएगा, जबकि SC और ST के लिए ये कंडीशन रखी गई है 35 नंबर आउट ऑफ 35%, यानी कि 200 का जो 35% रहेगा वो आपके पास मिनिमम लाना ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर चुके हैं कि हर गलत आंसर पर आपको 1/4 मार्किंग कटेंगे, और अगर आप उसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को तो वो मार्किंग डिडक्ट नहीं होगी, उसे नहीं कंसिडर किया जाएगा। आप एग्ज़ाम के बाद अपनी बुकलेट ले जा सकते हैं साथ, ये चीज़ आपको बताई गई है। ओएमआर शीट में ट्रिपलिंग होगी, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। गलत उत्तरों के लिए दंड, ये चीज़ हम एग्ज़ाम्स में खुद ही अपेयर होते हैं, हमें मालूम होता है कि हम जो नेगेटिव मार्किंग है उसका क्या पैटर्न है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, यानी कि जो बेसिक डिटेल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले तो UKMMSB की साइट पर जाएं, ऑफिशियल साइट पर जाएं, क्योंकि कई फेक साइट्स बन जाती हैं, तो ये आप कंफर्म करने की ऑफिशियल साइट है। इस पर आपको नर्सिंग ट्यूटर नर्सिंग परीक्षा 2023 का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको कंटिन्यू करने पर बेसिक डिटेल्स, बट ये ध्यान रखें कि ये लिंक आज नहीं 1 दिसंबर 2023 को एक्टिव होगा, और 21, क्योंकि अब सारी प्रोसेस ऑनलाइन होने लगी हैं, तो 21 दिसंबर 2023 के शाम 5 बजे तक आपको अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स सहित डिटेल्स को पूरी तरीके से फिल कर लेना है। और ये चीज़ें जैसा कि एज़ यूजुअल लिखा होता है कि आप इसके लिए खुद कंफर्म कर रहे हैं कि आई एग्री, पर आप जब क्लिक करते हैं कि हाँ मैं सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करता हूँ। फॉर्म भरने के लिए आप ये ध्यान रखें कि 50 KB की आपकी JPG फॉर्मेट की फ़ोटो आपके पास उस समय तैयार हो, और साथ ही साथ आपके पास जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपके पास पेमेंट के लिए मोड के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही है, आपको स्पीड पोस्ट या किसी अदर मीडियम से इसे ना भेजें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप उससे पहले स्टेप 1 है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्टेप 2 कहता है एप्लीकेशन सबमिशन, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तब स्टेप 2 कंप्लीट होगा, और स्टेप 3 तब कंप्लीट माना जाएगा जबकि आप फ़ी पेमेंट कर लेते हैं। और ये आपको माय एप्लीकेशन सेक्शन में देख पाएंगे कि फिर उसके बाद आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली दिखा दिया जाएगा कि हाँ आपके द्वारा ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरी डिटेल समझाई गई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इसका कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है कि पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, और जब आप अपलोड करें तो 50 KB का, और आपका सिग्नेचर्स जो उसमें जाएंगे स्कैन होकर वो भी 50 KB के साइज़ पर ही होनी चाहिए। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और बेसिक डिटेल्स अलॉट होंगी, और पेमेंट के सारे मोड समझाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितना इसमें फ़ीस किस कैटेगरी में पे होगी। अनारक्षित के लिए 300 रुपये है, EWS के कैंडिडेट के लिए 150, OBC के कैंडिडेट के लिए 300, और SC ST और दिव्यांगजन के लिए 150 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। और इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र और इनके बारे में आपको पूरी डिटेल्स इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। इस पर हम एक डिटेल वीडियोस फिर बनाएंगे। ये अभी एक क्विक शॉट आपको अवेयर और आप तक ये डिटेल लाने के लिए अभी ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आपको और डिटेल्स इसमें होने वाले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर आप वीडियोस पे बने रहें। हमारे चैनल पर जब आप सब्सक्राइब करें तो आप तक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जो भी स्टेप्स इसमें आगे चेंजेस आते हैं या आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, ताकि हम उस पर आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकें।
परीक्षा भवन में आचरण और ये सब तो हम, क्योंकि हम एक अच्छे एजुकेशनल लेवल तक जा चुके हैं, हम जानते हैं कि एग्ज़ाम लेवल पर हमारी एग्ज़ाम सेंटर में क्या बिहेवियर होना चाहिए। इसमें इन्होंने दंड और अदर बाकी चीज़ों पर डिस्कस किया है। आपसे वहाँ थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। कैलकुलेटर और बाकी सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। उत्तर कुंजी आपत्ति, जी हाँ, ये पॉइंट 25 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि जो आंसर की में उन्होंने आंसर्स दिए हैं उनमें कोई आपको लगता है कि गलत आंसर्स को सही मार्किंग की गई है, तो आप 7 दिन के अंदर अपना जो प्रत्यावेदन है वो विद प्रूफ एक जो है जो सरकारी किताब है या फिर जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड बुक्स हैं, उन्हीं बुक्स की कॉपी का संदर्भ लेकर उसे भेजें। ये बेसिक डिटेल्स आपको इस वीडियो में समझाई गई हैं और ये आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इस तरीके से अभी आप तक ये जो हमारा बेसिक मोटो था कि आप इस विज्ञप्ति से अवेयर हो जाएं और अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशंस को फिट कर लें, इसके लिए हमने आपको ये डिटेल्स एक्सप्लेनेशन समझा दिया है। बाकी चीज़ें जानने और उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।